नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। जी हां, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है 5वें चरण तक पहुंच चुका है, यानी कि पूरी तरह से यहां पर जो संग्राम है, चुनावी संग्राम है, बहुत ही आखिरी चरम तक पहुंच चुकी है। पांचवें चरण का जो मतदान होगा, दरअसल उस दिन अब मतदाताओं की तरफ से एक बड़ा फैसला किसके पक्ष में आएगा, फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि पांचवें चरण तक पहुंचते पहुंचते उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरी तरह से चक्रव्यूह में फंसता हुआ दिख रहा है। ये महासंग्राम चक्रव्यूह में इसलिए फंसता दिख रहा है क्योंकि यहां से जो जीतेगा वही यूपी की सत्ता पर काबिज होगा। कैसे जीतेगा, क्या सियासी समीकरण है, क्या राजनीतिक गुणागणित है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। तमाम पार्टियों के नेता हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन कुछ प्रतिक्रिया जो आज चुनाव प्रचार के दरमियान देखने को मिली। विपक्ष के तमाम नेताओं ने अभी से विदेश भागने के लिए अपने टिकट 11 तारीख के बुक करा लिए हैं। उन्होंने पहले से बुकिंग कर दी है और इससे ज्यादा परिवर्तन और क्या हो सकता है। जो लोग पहले राम भक्तों पर गोली चलाते थे और अपनी जेब में तमंचा लेकर के राम भक्तों पर गोली चलाते थे, अब वे भी बजरंगबली की गदा लेकर के घूम रहे हैं। और भाइयों बहनों, आप देखना, इस चुनाव में जब वे बुरी तरह परास्त होंगे तो अगली बार वे अयोध्या में कार सेवा करते हुए दिखाई देंगे। पहले इनके समाजवादी पार्टी की सरकार में सपा के गुंडे सारा राशन हड़प जाते थे। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुजन समाजवादी पार्टी बहन जी के हाथी का पेट इतना बड़ा है कि पूरे प्रदेश का राशन ही उसमें समा जाता था। बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, याद है? गर्मी निकालने की बात कह रहे थे। मुझे तो ये लग रहा है ये विधानसभा गुसाईगंज के लोग इतनी साइकिल की बटन दबाएंगे कि गर्मी निकालने वालों की भाप निकल जाएगी। ये जो गर्मी निकाल रहे थे उनकी भाप निकालोगे या नहीं निकालोगे? यहाँ से जो मंत्री जी हैं फिलहाल जातिवाद करते हैं, परिवारवाद करते हैं। अरे ये भूल जाते हैं कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो परिवार को त्याग दिया है। वो परिवार के बारे में क्या जानते हैं? वो क्या जानते हैं परिवार क्या होता है? वो क्या जानते हैं बहू बेटी क्या होती है? कहते हैं कि यहाँ औरतों की, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। झूठ। इन लोग झूठ के सिवाय और कुछ नहीं बोलते हैं। मैं आज 15 साल पार्लियामेंट में रही हूं, अभी भी हूं, और झूठ के सिवाय इन्होंने कुछ नहीं कहा। महिलाओं के लिए हमेशा हम लड़े हैं। ये जब सत्ता में हैं और सत्ता में नहीं थे तब भी इन्होंने महिला सुरक्षा के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। हर माता पिता ये सोचता है कि हमने अगर बच्चों को शिक्षा दे दी तो उनको रोजगार मिल जाएगा। सोचते हो ना कि भैया कुछ नहीं तो एमए बीए कॉलेज यूनिवर्सिटी पास हो जाए, 12वीं पास हो जाए तो कहीं ना कहीं तो रोजगार मिल जाएगा। मगर आपने ये नहीं सोचा कि रोजगार की रीढ़ की हड्डी छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, छोटे दुकानदार, किसान, उस रीढ़ की हड्डी को नरेंद्र मोदी और उसके मित्रों ने तोड़ दिया है। मतलब अब आपको जो भी करना है कर लो, उत्तर प्रदेश में जो भी करना है कर लो, मगर आपको इस प्रदेश में, आपके बच्चों को इस प्रदेश में रोजगार नहीं मिल सकता है। जो लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं, अब उनको समझ आ गया कि हवाएं बदल गई हैं, मौसम बदल गया है
और समाजवादी और गठबंधन की सरकार आ रही है। हमारी प्रत्याशी पल्लवी पटेल जी, जानते हैं इस बार 3 बहुएं एक साथ आई हैं। सिराथू की बहू पल्लवी पटेल जी, इलाहाबाद की बहू हमारी आदरणीय जया बच्चन जी, और मैं यूपी की बहू कह लूं अपने आप को, यूपी की बहू डिम्पल यादव। बेटे ने तो, सराथू के बेटे ने तो धोखा दे दिया कि नहीं दिया। अब मेरा मानना है कि सराथू की जनता अपनी बहू को मौका दे। तो किस तरह से चुनावी महासंग्राम, चुनावी बयानबाजियां, हर लोग अलग अलग तरह के दावे, और हर किसी के दावे में कुछ चीज़ें या तो अलग दिख रही हैं, या तो फिर ऐसा लग रहा है कि क्यों ऐसी बातें कही जा रही है। क्या किसी को पता नहीं है कि कौन कहाँ का रहने वाला है, कौन कहाँ की बहू है, कौन कहाँ की बेटी है। लेकिन इसके बाद भी जनता को बताने की इसलिए कोशिश हो रही है कि शायद इन सब चीज़ों पर भी शायद 2-4 वोटें मिल जाएं। चलिए, कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी के। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, स्वागत है आपका। सुन पा रहे हैं सर? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। इसके बाद अंजनी कुमार सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अंजनी कुमार जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आवाज आ रही है सर अंजनी जी? जी आवाज आ रही है, लेकिन पीछे नहीं है। और भी कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे धीरे धीरे, लेकिन सबसे पहले मैं अंजनी जी के पास आता हूं। अंजनी जी, 5वें चरण तक चुनाव प्रचार पहुंच गया, 27 को मतदान होना है। अब कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो महासंग्राम है पूरी तरह से चक्रव्यूह में फंसता हुआ दिख रहा है। अब मुझे बताएं कि उत्तर प्रदेश के इस चुनावी माहौल में कितने तरह के चक्रव्यूह हैं, जिसे पार करना सभी पार्टियों के लिए आसान नहीं होगा, बड़ी चुनौती होगी, चाहे बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो। मुख्य मुकाबला तीनों दोनों के बीच में है। बाकी पार्टियों के लिए भी अलग तरह की चुनौती दिख रही है। भले ही राहुल गांधी आ गए हैं, लेकिन क्या होगा उससे, कई सारी चीजें बताइए जरा अंजनी जी। जी 5वें चरण के चुनाव में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपनी धार्मिक नगरी में इलाहाबाद, चित्रकूट और अयोध्या में ताल ठोक रहे हैं, वहीं पर उनके जो विरोधी दल के प्रत्याशी हैं वहीं उनकी हराने की जुगत में एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। और यह चुनाव माननीय योगी आदित्यनाथ जी की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, इसलिए कि इलाहाबाद, चित्रकूट और अयोध्या में जितने भी अब तक धार्मिक कार्य से लेकर के और जितने भी सामाजिक कार्य हुए हैं उसमें उनको चुनौती मिलती नजर आ रही है। पिछली बार 61 सीटों में से 51 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई थी। 2 सीटें उनको अपना दल के सहयोगी दल को मिली थी, और 5 सीटें समाजवादी पार्टी को, 1 सीट कांग्रेस को और 2 सीट निर्दल को मिली थी। इसके पहले वाले में 2012 में इसका चुनावी समीकरण ठीक इसके विपरीत था, लेकिन इस बार के चुनाव में मतदाता कहीं न कहीं मौन नजर आ रहा है, और उसका मतदान भी तब वो समझ में आएगा जिस दिन मतपेटी खुलेगी और मत बाहर आएगा। जी इसके बाद भी कहा जाता है अंजनी कि पांचवें चरण को जिसने निकाल लिया, जिसने भी निकाल लिया, अधिक से अधिक जिसके खाते में सीटें आई, दरअसल वही यूपी की सत्ता पर काबिज होता है। पिछली बार का प्रदर्शन बीजेपी का बेहतर था, लेकिन इस बार बीजेपी के सामने किस तरह की चुनौती है? समाजवादी पार्टी क्या बीजेपी के सामने जो चुनौतियां आई हैं उसका बड़ा फायदा उठा पाएगी? बीएसपी कांग्रेस थोड़ी खामोश नजर आ रही है। पिछली बार तो बीएसपी का खाता भी नहीं खुला था, कांग्रेस थोड़ी सी जोर लगा रही है। थोड़ा सा बताएं, एक क्या क्या समीकरण किसके पक्ष में दिख रहा है 5वें चरण में? देखिए, सारे दल तो अपने अपने दावे करेंगे ही, यहाँ तक कि निर्दलीय प्रत्याशी भी ये कहता है कि हम बहुमत से जीत रहे हैं, सभी को परास्त कर रहे हैं। लेकिन जो चुनावी परिदृश्य है इसके ठीक इतर है। भारतीय जनता पार्टी का 5 सालों का कार्यकाल, उनका लेखा जोखा, उनके जितनी भी योजनाएं हैं, अन्न से लेकर के और जितनी भी योजनाएं उन्होंने चलाई हैं, साथ साथ यूपी में बनारस का कॉरिडोर हो या अयोध्या का रामलला का मंदिर हो,
इलाहाबाद का सौंदर्यीकरण हो या चित्रकूट में किया गया कार्य हो, ये सब कार्य उनके मतों के रूप में, उनके परिणाम के रूप में बाहर आएंगे। और जहां तक समाजवादी पार्टी का प्रश्न है, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमको नौकरियां नहीं मिली, लोगों की नौकरियों पर ताले लगा दिए गए। नौकरियों पर ताले क्या, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में क्या लाखों नौकरियां वितरित की गई थी? मैं पार्टी प्रवक्ता नहीं हूं, मैं विश्लेषक के तौर पर यह कहना चाहता हूं कि सारे दल अपने अपने समीकरण से, अपने अपने युद्ध कौशल से मैदान में हैं, एक दूसरे को परास्त करने की सोच रहे हैं, लेकिन जो भी भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्षों में किया है उसका परिणाम उसको जरूर मिलेगा। जी चलिए, अब मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं। प्रवक्ता बीजेपी के डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। कौशल जी, आवाज आ रही है मेरी सर आप तक? कौशल कांत जी, आवाज आ रही है? एक मेहमान हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, योगेश मिश्रा, समाजवादी पार्टी के नेता। योगेश जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। कौशल जी, सुन पा रहे हैं आप? मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बताइए, मैं सवाल नहीं सुन पाया। हाँ चलिए ठीक है। कौशल जी, 5वें चरण का मतदान होना है 27 को। बीजेपी की तरफ से पूरा जोर लगा दिया गया है, लेकिन क्या लगता है, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयागराज, इन्हीं के बलबूते बीजेपी निकल जाएगी क्या, या फिर कुछ अलग तरह की चीज़ें बीजेपी के हाथ में थी जो जनता के बीच में लेकर गई, उसके आधार पर वोटिंग होगी? बताइए सर। देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि सबसे पहला काम, हर साल आपने देखा जब से योगी की सरकार बनी थी तब से पहली सरकार थी जिसने 100 दिन पूरे होने में अपने कामकाज दिखाए, फिर 6 महीने में और साल दर साल दिखाती और काम दिखा करके हमेशा से वो वोट की बात और जनता के दरबार में आती रही है। इसके पहले जब बीजेपी की सरकार अपने काम को दिखाती थी तो कोई भी विपक्षी दल उस पर कोई सवाल नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो चुनाव का मौसम नहीं था। 1 साल पहले जब हमने दिखाया था कि हमने क्या किया, तब विपक्ष ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। उसके 1 साल पहले उठाया था, तब भी विपक्ष, क्योंकि इस समय चुनाव का समय है, इसलिए उस पर सियासत करने की कोशिश कर रही है। आप ये देखिए कि 2017 के बाद 36,000 करोड़ के किसानों की कर्ज माफी हुई है। ठीक है, पीएम किसान निधि के थ्रू करीब 2.5 करोड़ किसानों को 6,000 सालाना रुपया दिया जा रहा है। हाँ। आप ये देखिए, गन्ना की जो मूल्य में वृद्धि हुई है, वो रिकॉर्ड हुई है। लेकिन एक मिनट कौशल जी, लेकिन अब इस बीच में मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है जो आपसे रिलेटेड है। ठीक है, ये आपकी उपलब्धि है, ये सारी चीज़ों पर आपने बेहतरीन काम किया है, जनता खुश है नहीं है तो खैर पता चल जाएगा बाद में, लेकिन इसके बावजूद, इन सारे कामों के होने के बावजूद क्यों ऐसा हुआ? हम लोग भी देख रहे थे कि बहुत सारी ऐसी बयानबाजी होने लगी जिस बयानबाजी की ज़रूरत थी या नहीं थी, समझ से परे की बात हुई। खूब जैसे बाकायदा परिवारवाद, माफियावाद, तमंचावादी, बुलडोज़र, और इसके बाद फिर इस तरह की बात भी होने लगी समाजवादी पार्टी के बारे में कि किस तरह से आतंकियों को संरक्षण देती है, आतंकियों को संरक्षण देने का काम करती है पार्टी। अब मुझे थोड़ा सा ये बताएं, क्या ज़रूरत थी इन सब चीज़ों की बीजेपी के लिए? जब उसके पास इतना बड़ा विकास मॉडल है तो फिर ऐसे शब्दों को जनता के बीच में पहुंचाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे लगता है कि इसके बिना भी काम चल सकता था। जनता को पता है कि आपने कितना बेहतर काम किया है। तो गौरी शंकर जी, अगर विपक्ष ये सवाल उठाएगा कि विपक्ष जिन्ना को लाएगा, विपक्ष ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला को लाएगा, हिंदू और हिंदुत्व में फर्क बताया जाएगा, तो क्या एज ए राजनीतिक दल हमारा दायित्व नहीं बनता कि हम उनको जवाब दें, हम अपनी विचारधारा की बात करें? अगर जब इस रास्ते पे हम चलते हैं तो अगर दोनों शासनों को हम कंपेयर करें, 2017 से पहले का जो अराजकता भरा शासन था, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, केवल अखिलेश यादव जी की सरकार के समय का गुंडा राज ही फेमस था, और उसी गुंडा और माफिया के लोगों को जो आज जेल में बंद है, उनके घर वालों को या उनको ही दोबारा टिकट दिया जा रहा है। वो लोग जो दंगे के लिए, चलिए ठीक है सर, मैं समझ गया कि एक तरफ आपका विकास मॉडल है, जिस विकास मॉडल के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश में वोट मांग रहे हैं, एक आपका एक ऐसा मॉडल है जिस मॉडल पर बाकी जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, किस तरह से वो देश के बारे में सोचती है, उसकी क्या विचारधारा, उसको खारिज करने का एक मॉडल है। अब सवाल है कि जनता आपके इस मॉडल पर कितना बिलीव करेगी, कितना सहमत होगी, ये अलग सवाल है।
लेकिन सर आपकी आवाज़ बड़ी धीमी आती है। खाना वाना सर खाया है? आज बहुत चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे सर आज कौशल जी। नहीं, ऐसा तो नहीं है, आवाज आनी चाहिए, मैं चिल्ला के नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, आज प्रचार का आखिरी दिन था, 5वें चरण का, हो सकता है थके हों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, मेरी आवाज़ तो आ रही है ना आपको? बिल्कुल, आपकी आवाज बिल्कुल चलिए ठीक है। मैं दो मेहमान हमारे साथ और जुड़ चुके हैं। योगेश इस वक्त हैं समाजवादी पार्टी के नेता। योगेश स्वागत है आपका। प्रदीप सिंह जी इस वक्त हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। प्रदीप जी आपका स्वागत है। योगेश के पास मैं आता हूँ। योगेश जी एक बात बताएं, 5वें चरण के बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, ये सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए। कहाँ पर कौन गुना गणित भाग है ना, जोड़ घटाव हिसाब किताब किस पार्टी के खिलाफ चला जाए कुछ पता नहीं चलता। आप मुझे बताएं, पहले चरण में आप कह रहे थे कि किसान नाराज हैं, आरएलडी के साथ हमारा गठबंधन है तो वोट मुझे पड़ेगा। दूसरे चरण में आप लोग कहने लगे कि यहाँ पर भी किसान नाराज हैं, साथ ही साथ आप लोग का एक समीकरण जो इनडायरेक्टली कहा जाता है, आप लोग मानते नहीं हो कि मुसलमान हमारा है, यादव हमारा है, अब तो जाट भी हमारा हो गया तो हम लोग जीतेंगे। तीसरे और चौथे चरण तक आते आते थोड़े से सुर धीमे पड़ने लगे, बीजेपी के सुर ऊपर बढ़ने लगे, ढेर सारे आरोप लगने लगे आप लोगों के ऊपर। और अब ये जो मामला है, प्रयागराज से लेकर अमेठी तक का मामला, अयोध्या से अमेठी तक जो सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है वोट के लिए, इसमें समाजवादी पार्टी कहाँ खुद को देख पा रही है? कहाँ लगता है कि सारे मुद्दे तो यहाँ तक आते आते खत्म हो गए, और कहाँ तो आप कहते थे 7वें चरण तक आते आते बीजेपी के बूथ पर भूत नाचेंगे। यहाँ कुछ बोलिए सर, बोलिए। आदरणीय गौरी शंकर जी, मैं इतना बस कहना चाहूंगा कि हम जो है ना, हमारा लक्ष्य जो है, हम सिर्फ मछली की आंख हमारा लक्ष्य है। आप कितना भी हमारा ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे किसी भी मुद्दे पे, भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह तरह का ब्लेम लगा के, हमारा लक्ष्य सिर्फ मछली की आंख है। हमें अपना बहुमत साबित करना है और किसी भी तरीके से हम जीत रहे हैं। और हम कहीं न इनके बचाव, अगर हम इनके जवाब में जो चक्रव्यूह का ये दौर भाई साहब आप तो ऐसे बात कर रहे हो ना कि मैं मतलब गली में किसी लड़के को पकड़ लिया कि भाई साहब बताइए जरा कौन जीत रहा है, मालूम चला समाजवादी पार्टी का समर्थक है, समाजवादी पार्टी जीतेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। भाई साहब कुछ तर्क के साथ बात करो ना, मैंने बुलाया है आपको, प्रवक्ता हो आप, नेता हो, बात ऐसे कर रहे हो गली नुक्कड़ वाले है ना, पान की दुकान पर खड़ा होकर के जो लड़के बात करते हैं। अरे आदरणीय गौरी शंकर, आप बहुत सम्मानित पत्रकार हैं, कुछ तर्क तो बताइए भाई साहब, कैसे जीत जाइएगा जरा बताइए। ये पांचवा चरण जो चुनाव हो रहा है, इसकी समझ है आप लोग को? इसका समीकरण क्या है जरा बताइए। बिल्कुल है सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ जी। 5वें चरण में जो 61 सीटें हैं ना, 11 जिले की 6, और जो है ये जो है अमेठी से लेकर प्रयागराज तक की जो बात कर रहे हैं आप, इसमें जो इनका जो प्रमुख ये दावा कर रहे हैं, अयोध्या मंडल की जो 5 जिले की 25 सीटें हैं, इनके बिहाफ पे बात करें कि जो धार्मिक नगरी अयोध्या है, प्रयागराज है, चित्रकूट है, इसके बिहाफ पे करते हैं कि हमारा जो है इस बार वर्चस्व रहेगा। ठीक है, और हम जो है ये बताना चाहते हैं कि जैसे अयोध्या में आज माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आ रहा था कि जैसे रामलला के दर्शन करने के लिए न्यूज आ रही थी और तमाम हो रहा था, तो मैं ये बस बोलना चाहूँगा, अयोध्या में जो मूलभूत समस्याएं अयोध्या मंडल की 25 सीटों में, और अयोध्या की भी जो मूलभूत समस्या है उस पर इन्होंने वर्क नहीं किया। सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि राम मंदिर सबके आस्था का केंद्र है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो अयोध्या की जो मूलभूत समस्या है, जैसे आवारा पशुओं की एक समस्या है, उस पर इन्होंने काम नहीं किया। एक जो सीवर लाइन की अयोध्या के अंदर समस्या है, उस पर काम नहीं किया। ठीक है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो प्रयागराज में हो रहा है तो एक मिनट, तो आप ये कह रहे हैं योगेश जी कि हम लोग मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं। अब 2012-17 में तो कभी दिखा नहीं कि आप लोग किसी मुद्दे पर राजनीति करते नजर आए। आपके मंत्रिमंडल, एक मिनट सुन लीजिए भाई साहब, इसलिए कहता हूँ थोड़ा सा ना, जब डिबेट में आइए पूरे आंकड़ों के साथ आइए, पढ़ाई करके आइए। आपको पता है आपका, एक मिनट सर, समाजवादी पार्टी का मंत्रिमंडल जब सरकार बनी थी 12 में, पिछड़ों के नाम पे वोट लिया आपने, और पिछड़ों के नाम पर मंत्रिमंडल में किन जातियों को आपने प्रश्रय दिया बताइए मुझे जरा। एक दो को छोड़ दिया जाना, बाकी सब यादव थे, पता है आपको। और पिछड़ों की राजनीति के नाम पर इतना बड़ा वोट आपने हथिया लिया एक तरह से। 2 साल तक ठीक रहे, और 3 साल तक जो समाजवादी पार्टी का है ना, जो बाकायदा नीतियां थी कानून व्यवस्था को लेकर, गुंडा राज, ये जो आप आरोप लग रहा है, कोई गलत आरोप तो लग नहीं रहा है आपके ऊपर। अब 2017 तक आते आते जनता समझ गई कि भाई साहब ये तो ठीक नहीं है। आज भी आप लोग ऐसे ही बात कर रहे हो। 2022 आते आते भी जनता समझ गई है कि ये ठीक नहीं है भाई साहब। ये तो अलग बात है, मंत्रिमंडल अलग बात है कि सभी धर्मों का सम्मान आप किया सही हैं, आप सही हैं, या
पता नहीं कौशल कांत जी कह रहे हैं वो सही है नहीं, या 2022 मैं आते सही हैं तो हूँ जनता या देखिए, फिर अंजलि जी सही हैं। आप ही मान लीजिए कि छात्र और नौजवान किसान इधर इस बेल्ट में इसका इंतजार कर, आप एक कहते हैं कि राम मंदिर बन गया, हम एकदम सम्मान करते हैं कि राम मंदिर बन गया, सबकी आस्था का केंद्र है। क्यों लेकिन सम्मान जो करते हैं भाई आप साहब, उस बेल्ट क्यों पे सम्मान जो करते हैं 25 जरा ये पे क्लियर बताइए। कर- राम मंदिर बिल्कुल, बनने राम के जी बाद हमारे हाथ हैं। क्यों जोड़ रहे हैं? पहले तो खूब गोलियां चलवाए वहां पर आप लोग, पहले गोलियां अरे चलवाए ना, गोली मानते हैं ना इस बात को, एक्सेप्ट करते हैं आप ना? खड़े कोसी परिक्रमा बंद करा चलिए दिया। रहने आज दीजिए। आप 2022 रहने- मुझे में पता है, आप मुझे पता है 2022 योगेश जी, करिए आप। मुझे पता है कि आप पढ़ के नहीं आए हो। 5वें चरण के चुनाव में चुनाव प्रचार कैसा रहा आपका? अखिलेश अब आप यादव का सर- क्या सीन बन अरे रहा सर, है? हमें समाजवादी प्रयागराज में पार्टी सुन लीजिए। समाजवादी प्रयागराज पार्टी में मुश्किल तीन से बार पिछली बार दो 4-5 तीन सीटें जीत लगातार पाई थी। हमारे क्या किस स्थिति आधार पर बताया कह रही, है? एक मिनट सुनिए, किस आधार पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम बीजेपी वाला जो बीजेपी 51 सीट लाई थी ना सीधे पलट जाएगा, मतलब समाजवादी पार्टी को 51 और बीजेपी और बाकी पार्टियों को 5-6 सीटें आएंगी? ऐसा नहीं हो सकता देखिए, योगेश जी। मैं नहीं कह रहा हूं कि सुनिए। बीजेपी को कितना मिलेगा, कांग्रेस को कितना मिलेगा, लेकिन तय मानो कि ऐसा नहीं होने वाला है। ये मैं ये नहीं क्योंकि कह रहा हूं कि प्रयागराज से अमेठी का जो समीकरण है वो आप लोगों के खिलाफ है। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, एक्सेप्ट नहीं करोगे अलग बात है। प्रवक्ता इस वक्त कांग्रेस पार्टी के आते हैं सर, आते हैं सर, कुछ और सवाल पूछेंगे, देख लीजिए थोड़ा सा डेटा देख लीजिए। मैं आंकड़ों में बात करता हूं भाई साहब, आंकड़ा में शून्य है, जीरो है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कई प्रवक्ता आते हैं और फुल आंकड़ों के साथ आते हैं, आप आंकड़ों में बिल्कुल जीरो हो, आप जीरो। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं प्रदीप जी। अब बहुत माफी के साथ कि आप सुनना ही नहीं चाहते। एक मिनट भाई साहब, क्या सुने भाई साहब, ऐसे थोड़े सुने। अगर जीत रहे हैं अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, एकदम से पूरा जनता वोट कर, ऐसे ये भाषण सुनने के लिए थोड़े बुलाया आपको? मैं 5वें चरण का समीकरण समाजवादी पार्टी के लिहाज से पूछा नहीं है आपके पास, बताइए ना क्या है, क्या है बताइए, क्या किया आपने, नहीं किस आधार, बताइए योगेश जी कि किस आधार पर आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है, जब आपके पास कुछ लड़ने को नहीं होता तो आप धर्म के नाम पे वो कर लेते हैं। हम अपने काम पे, समझ गए, उससे ज्यादा कुछ है नहीं आपके पास। आऊंगा दूसरे सवाल में, कुछ दीजिएगा ढंग का मेरे सवाल का जवाब। प्रवक्ता मन नहीं बनाया, प्रदीप जी से पूछेंगे अब सवाल। प्रदीप जी एक बात बताए, राहुल गांधी अब आ गए और प्रियंका गांधी पहले से थी, जहां मतलब बड़ी घटना होती थी प्रियंका गांधी पहुंच जाती थी, ये कहते हैं ना आप लोग। फिर आप कहते हैं कि बेसिक जो मूलभूत मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, उस पर प्रियंका गांधी संघर्ष कर रही हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि इस बार जो है कांग्रेस बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करेगी और 32-33 साल में जो नहीं हुआ वो प्रियंका गांधी करके दिखाएंगी। कई प्रवक्ता आपके यहाँ तक कह के चले गए कि हमारी ही सरकार बनेगी। अब बताइए प्रदीप जी, अब राहुल गांधी के आने से कितना मामला पलट जाएगा? प्रियंका गांधी बहुत कुछ कोशिश की, लेकिन अभी भी मामला रायबरेली से बढ़ता हुआ आगे नहीं दिख रहा है। बताइए प्रदीप जी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में उसने कहा था सेमीफाइनल है 2024 का, जहां चुनाव शुरू होते ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने कहा ये सेमीफाइनल है 2024 का। और 5वें चरण आते आवाज धीमी हो गई, घरों से धुएं निकलने लगे, मुद्दे गायब हो गए, नमक पे कदम दिलाने लगे। आप बताइए, ये वही 5वां चरण है जहां पे चित्रकूट का पलायन प्रमुख मुद्दा है। ये वही 5वां चरण है जहां पे अन्ना जानवरों का खेतों में घुस जाना प्रमुख मुद्दा है। ये वही चरण है जहां किसानों को एक बीघे में बारबेट वाट लगवाने के लिए 30 से 35 हजार रुपए खर्च करना पड़ता है। ये वही चुनाव है जहाँ 72 रुपए के कड़वे तेल को 250 रुपए में भाई साहब ठीक है, मैं समझ गया। सुनिए मुझे प्रदीप जी बताएंगे इसका फायदा कांग्रेस कैसे उठाएगी। अगर ये मुद्दे आपको लगते हैं तो इसका कांग्रेस फायदा उठाने के लिए क्या कर रही है? कांग्रेस के नेता बनारस है ना, बनारस, प्रयागराज, थोड़ा बहुत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा तो कहीं दिखते नहीं है। फायदा कैसे उठाइएगा? चित्रकूट की बात तो कर रहे हो ना, चित्रकूट में तो एक नेता नहीं दिखता आपका। नजर में योगी के अलावा योगी का चश्मा उतार दीजिए और अपने दिमाग को सर पौधा में साफ कर लीजिए, आपको बहुत चीज करने लगेगी। क्या मुझे बोल रहे हैं, मुझे सलाह दे रहे हैं आप? हाँ, ये सवाल वो 32 साल से जो जंग लग गया है ना कांग्रेस पार्टी के अंदर, सुन लीजिए भाई साहब, जंग 32 साल से जो जंग लगा हुआ है ना, 32 साल का जो जंग लगा हुआ है उसका फ्रस्ट्रेशन जो है पत्रकारों के ऊपर ही निकालोगे।
आप ये बताओ ना मुझे, आप ये बताओ ना, इधर उधर की बात मत करो, इधर उधर की बात मत करो, इधर प्रदीप जी इधर उधर की बात, ये बताओ कि राहुल गांधी के आने के बाद प्रियंका गांधी पहले से, सुनिएगा प्रदीप जी, ये शायराना अंदाज में बात बंद कीजिए थोड़ा। आपने सवाल किया कि आपने किसानों के सीने पे गाड़ी क्यों चढ़ा दी, आपने सवाल किया कि आपने किसानों को आतंकवादी क्यों कहा, आपने किसानों को देशद्रोही क्यों कहा, ये आपने भारतीय जनता पार्टी के संसद सवाल पूछा। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, सवाल सारे विपक्ष से, 5 साल सरकार चलाएंगी या अहंकारी सरकार, सवाल विपक्ष से पूछेंगे आप। तो विपक्ष आप है? बिल्कुल है। 33 साल बाद भी विपक्षी मान रहे हो? आपके नजर में नहीं होंगे, आपकी नजर में तो योगी जी का चश्मा लगा हुआ है ना, तो आप योगी जी का प्रवचन करिए। सही योगेश जी भी आपके बात में सिर हिला रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, सिर हिला रहे हैं आपकी बात में योगेश जी भी। दिक्कत है आप लोग के साथ, दिक्कतें है ना, सुनिए बता रहे, दिक्कत है कि ना पढ़ के आते हो, ना तैयारी करके आते हो, थोड़ा सा इधर उधर का सवाल पूछ दिए तो क्या जवाब दे, तो मुझे ही गाली देने लगते हो, है ना। अब योगेश जी भी सिर उठाएंगे कि मैं तो पढ़ के आया नहीं, अब पत्रकार पूछ रहा है कड़ा सवाल, तो पत्रकार को ही गाली देना शुरू कर दो, है ना। ये चेहरा है आप लोग का, है ना, एक कांग्रेस पार्टी का चेहरा प्रदीप सिंह और दूसरा चेहरा समाजवादी पार्टी का योगेश मिश्रा। ये दोनों पार्टियों के दो चेहरे हैं, है ना, कि तैयारी कुछ नहीं है, लेकिन जब कोई कड़ा सवाल पूछ दो ढंग के, पत्रकार को ही गाली देने लगो। अजीब हालत है भाई साहब, पार्टी की बात करोगे नहीं, स्टैंड रखोगे नहीं, पढ़ लिख के आते नहीं हो और लिख देते हो कांग्रेस के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, है ना, उसके लायक बनो पहले। मैं आता हूं छोटे से ब्रेक के बाद, तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहिए, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है। 5वें चरण का महासंग्राम, यानी कि 5वें चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, शोर खत्म है। 27 तारीख को मतदान होगा, 61 सीटों पर मतदान होना है। उससे पहले कहा जा रहा है कि किसके लिए बेहतर चीज़ें हो सकती हैं 5वें चरण में। एक बात तय है कि जिसकी छवि अच्छी है, जो अच्छा काम किया है, जो बेहतर काम किया है, उसे ही वोट मिलने वाला है, क्योंकि 5वें चरण में जो जिले आते हैं, जो विधानसभा की सीटें आती हैं, यहाँ पर जो मतदाता हैं बहुत ही समझदार हैं, इस बात का बड़ा ख्याल रखते हैं कि छवि किसकी है। छवि का मतलब बहुत सारी चीज़ें आती है, काम को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, बहुत सारी चीज़ें। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं, अंजनी जी के पास चलते हैं। अंजनी जी एक बात बताएं जी, आप, कहा जाता है या आप भी इस चीज़ को देखते होंगे, आप भी प्रोफेसर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके ज़रिए होकर गुजरती होगी। कई ऐसे स्टूडेंट होते होंगे जो फेल कर जाते हैं जी। फेल करने के बाद या तो फिर वो गलत रास्ता पकड़ लेते हैं या फिर कुछ काम धंधे में लग जाते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ देते। कई स्टूडेंट फेल होने के बाद खुद को परिष्कृत करते हैं और मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, छवि अच्छा करते हैं, क्योंकि वो अंदर से वो इतना ख़राब महसूस करता है कि ठीक नहीं है फेल होना, और इतना बेहतर तरीके से छवि को अच्छा करता है कि 2-3-4 सालों के बाद लोगों को याद भी नहीं रहता कि वो फेल कर गया था कभी। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों की छवि आम जनमानस के ऊपर किस तरीके का है? अलग अलग पार्टियों, एकदम खुल करके बात कीजिए सर, ऐसा कुछ नहीं है, खुल करके बात कीजिए। जी जी, दरअसल जो आपने कहा कि कुछ विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, फिर वो अपने को परिष्कृत करते हैं और परिष्कृत करके फिर वो अच्छा परिणाम लाते हैं, ऐसे विद्यार्थियों का अनुपात और प्रतिशत बहुत कम है। जिनके अंदर प्रेरणा होती है, जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है, वो फेलियर को अपना एक स्टेप मानते हैं, सक्सेस का स्टेप मानते हैं, इसलिए उसमें लगे रहते हैं। और अभी हमारे कांग्रेस के भाई जो कह रहे थे, वो उस विद्यार्थी की तरह बात कर रहे थे जैसे विद्यार्थी 5 वर्ष तक या 1 साल में पूरे वर्ष वो क्लास न करे और परीक्षा देने पहुंच जाए। परीक्षा देने पहुंचता है तो प्रश्न पत्र खोल करके सबसे पहले प्रश्न पत्र बनाने वाले पर जो है आरोप लगाता है कि आपने ये प्रश्न गलत बनाया, आपने ये प्रश्न गलत दिया, आपने ये प्रश्न गलत दिया। आप वर्ष भर आपने होमवर्क नहीं किया है और सीधे परीक्षा देने आप पहुंच गए। उसके बाद आप प्रश्न बनाने वाले पर आरोप लगाने लगे या जो कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी लगी उस पर आरोप लगाने लगे कि उनको सही ढंग से आपने प्रश्न नकल नहीं करने दी। तो कांग्रेस की हालत यह है कि जब लगातार राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य से गायब रहे
इनको काम करने का मौका नहीं मिला, तो ये अपना होमवर्क क्या गिनाएंगे जनता के बीच में हमने क्या किया, सिवाय आरोप लगाने की कि ये पार्टी गलत है, वो पार्टी गलत है, हमारी ये पार्टी गलत है। उनकी तरफ से तो कोई भी कद्दावर नेता अभी तक मैंने चुनावी परिदृश्य में, चुनावी मैदान में नहीं देखा। भारतीय जनता पार्टी में तो माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के सारे कद्दावर नेता एक एक छोटे छोटे क्षेत्रों में जो है पथ संचरण कर रहे हैं, गली गली अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई भी कद्दावर नेता अभी तक नहीं दिखा। तो उनकी बात तो ठीक वैसे ही है जैसे विद्यार्थी साल भर क्लास न करे और प्रश्न पत्र पा करके प्रश्न पत्र बनाने वाले को आरोप लगाने लगे, उसको गरी आने लगे। दूसरी पार्टी है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी परस्पर एक दूसरे को परिवर्तन, मतलब हर 5 वर्ष में कभी ये सत्ता में रहे, कभी वो सत्ता में रहे। तो काम तो उन्होंने शुरुआती में किया, माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया। सुन लीजिए प्रदीप, दुनिया भर के बच्चे आएंगे आपके पास। लेकिन बाद में, मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज, बोलिए जी। लेकिन बाद में उनका जब सत्ता जो है, जब बहुमत में रहते हैं लोग, तो धीरे धीरे अहंकार बढ़ता है। फिर बाद में लोक सेवा आयोग में एक ही बिरादरी के 60% लोगों को क्वालिफाई करा दिया। भ्रष्टाचार एकदम सामने दिखने लगा। आज जिन लड़कों के बल पर वो कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिली, एक समय था कि इलाहाबाद में वही लड़के पुतला फूंक रहे थे और लोक सेवा आयोग को, यादव आयोग को पट्टी लगा करके वहां प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये जो है, ये जनमत है, लोकमंत्र है, लोकतंत्र है। ये हर 5 वर्ष में परिवर्तन चाहता है और हर आने वाले दल को वो लगता है कि यही हमारा कल्याण करेगा। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात अंजनी जी, बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाया कि देखिए यहाँ परिष्कृत करने का मामला है, खुद को कैसे रिफाइन करें, खुद को अपनी खोई प्रतिष्ठा को कैसे वापस लाएं। ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। राजनीतिक पार्टियां भी ऐसे ही करती हैं, जो नहीं करती हैं तो जनता उसको माफ भी नहीं करती है। मैं कौशल कांत जी के पास आता हूँ। कौशल कांत जी, खूब बुलडोजर चला देंगे, फिर सरकार आएगी तो फिर बुलडोजर चलेगा। मुझे लगता है क्या ये थोड़ा सा जुमला टाइप से हो गया है बीजेपी की तरफ से, या वाकई में गंभीरता से इस पर आप लोग बोलते हैं कि बुलडोजर चलाएंगे और पूरा वो दावे के साथ कह रहे हैं बुलडोजर चलाएंगे और जो गलत काम करेगा उसके खिलाफ चलेगा। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये बताइए थोड़ा सा मुझे कि बीजेपी, ठीक है छवि के लेवल पर मैं इसलिए आपसे नहीं पूछना चाहूँगा, सत्ता में आप हैं, विपक्षी कह रहे हैं छवि खराब है, काम नहीं किया, सब कुछ किया, जनता पे छोड़ देते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, क्या तरह तरह के शब्दों को अलग तरीके से बोलना, मंचों से बोलना, जो स्टार प्रचारकों के जरिए बोले जा रहे हैं, क्या जनता पर अब इसका इफेक्ट होगा? एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दे से आप हटते जा रहे हैं, या जिन मुद्दों को विपक्ष उठा रहा है उन मुद्दों पर बातचीत नहीं करना चाहते? बताइए सर। और शंकर जी, पहले मैं दूसरा जो ऑप्शन है, मैं पहले आपको फैक्ट बताना चाहूंगा कुछ। थोड़ा सा तेज बोलिए सर, आवाज आपकी बड़ी धीरे आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि मैं पहले कुछ फैक्ट बताना चाहूंगा जो काटे नहीं जा सकते। अब आप देखिए, ईज ऑफ बिजनेस में यूपी 14वें नंबर पे था, आज दूसरे नंबर पे। देश अर्थव्यवस्था यूपी 8वें नंबर पे, आज दूसरे नंबर पे है। 2016 में यूपी का बजट था 3.02 लाख करोड़, आज है 5.5 लाख करोड़। यूपी में कुल निवेश 2016 में 25,000 करोड़ का था, आज है 4.6 लाख करोड़। और ये थी उत्तर प्रदेश की सिंगल इंजन। अगर हम डबल इंजन की बात करते हैं, सेंटर की बात करते हैं, ये मैं वो फैक्ट बता रहा हूँ जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है। इकोनॉमी साइज में जीडीपी 2014 में पूरे वर्ल्ड में 10वें नंबर पे थी, आज इंडिया 6वें नंबर पे है। ऑटो मार्केट में 7वें नंबर पे था, आज 4थे नंबर पे है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में 4थे नंबर पे था, आज 3रे नंबर पे है। मोबाइल फोन प्रोडक्शन में 12वें नंबर पे था, आज दूसरे नंबर पे है हिंदुस्तान। अगर नहीं, सवाल ये सब तो विपक्ष सवाल भी नहीं उठा रहा है। सवाल विपक्ष उठा रहा है बेरोजगारी का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ, किसानों के मसले को लेकर आप लोगों ने क्या किया, यही सब पर तो पूरा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है विपक्ष की तरफ से। मैं बता देता हूँ। बेरोजगारी दर की अगर हम बात करते हैं, CMI के डेटा के हिसाब से 2017 में बेरोजगारी दर 18% थी, आज 5% से कम है, 4 कुछ है जो चेंज होती है मंथली। तो ये बेरोजगारी, अगर हम कंपेयर कर लेते हैं दोनों सरकारों की, क्या कर्ज माफी की थी सपा ने? शून्य की थी। किसानों को मदद की थी किसान सम्मान निधि के? शून्य की थी। आवास योजना में कोई आवास दिया था? शून्य दिया था। शौचालय निर्माण शून्य किया था। गैस का कनेक्शन शून्य किया था। एम्स का संचालन शून्य किया था। जब हर घर में नल योजना पानी दिया था? शून्य किया था। श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता दिया था? शून्य किया था। हमने ये सब काम करके दिखाया है जो साफ दिखता है। अब बात आती है जिनकी आपने बात की कि हम क्या बात करते हैं। अब आप देखिए, जिस तरीके से
बुलडोजर की बात की जाती है। बुलडोजर का मतलब है जो अपराधी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो आतताई हैं, जिन्होंने पूरे प्रदेश में एक अराजकता का माहौल फैला रखा था, ऐसे लोगों के ऊपर अगर कानून का बुलडोजर, बात समझने की नहीं है, बात ये कानून के बुलडोजर का मतलब समझने की बात है कि हमारा कानून इतना स्ट्रांग है, जैसे बुलडोजर पावरफुल होता है, वो सड़क को समतल कर देता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ऐसी है, कितने भी बड़े नेता वो आतताई अपराधी हो, वो आप देखिए, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे आजम खां हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मोनू सिंह, जितने भी, सोनू सिंह, किसी का भी नाम लीजिए, सब जेल के, सबको डर है। लोग जाग जाके, ये हम नहीं, ये आप लोगों की रिपोर्ट है कि अपराधी खुद आके थाने में करें, भाई मुझे अरेस्ट कर लो। तो ये जो कानून व्यवस्था का राज था, ये जो कुछ लोग अभी बचे हुए, बार बार होता ना कि अभी इनका क्यों नहीं किया, इनका क्यों नहीं किया, चलिए ठीक है, सबका नंबर आएगा। ये तो आप कह रहे हैं, ये तो आप कह रहे हैं, और आपको भरोसा है कि जनता मेरी बातों पर बिलीव करेगी, मेरी बातों से सहमत होगी, लेकिन योगेश जी और प्रदीप जी तो बिल्कुल नहीं होंगे। योगेश, एक बात बताएं, क्या आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इस वक्त बेहतर है? क्या आपको नहीं लगता कि विकास के मापदंड पर उत्तर प्रदेश का जो विकास है उसकी रफ्तार काफ़ी बढ़ी है? क्या आपको नहीं लगता कि कोरोना की वजह से दिक्कतें बढ़ी थी, लेकिन बाद में उसका जो प्रबंधन बहुत ही सुनियोजित तरीके से किया गया सीएम योगी की तरफ से, वो बहुत बेहतर रहा और पूरी दुनिया से तारीफ मिली? क्या आपको नहीं लगता योगेश ये सब? और अगर नहीं लगता है तो क्या तर्क है? कहाँ पर लगता है कि सरकार ने बहुत बड़ी गड़बड़ी की और बिल्कुल सुधरने के लिए तैयार नहीं हुई सरकार? बोलिए जरा। देखिए, हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। देखिए, जो कोई आरोप प्रत्यारोप का दौर लगाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप सरकार में आपने अच्छा काम किया, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता ऐसी बात कैसे कर सकता है? मैं भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहा हूँ साहब। कीजिए। अब आप करें तो मैं भी कर रहा हूँ ना। मैं कहाँ कर रहा हूँ भाई साहब? अरे आपके पास कुछ कहने के लिए ना मेरे ऊपर ना अपना सुई मेरे ऊपर मत घुमाओ जी। बहुत अच्छे सवाल उसका आंसर दीजिए। 5 साल उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने क्या अच्छा काम किया, क्या नहीं किया, अब इसी का जो है परीक्षा फल जो है आने वाला है 5वें चरण में। जो है माफिया, अगर इनकी बात करते हैं कि सभी अपराधी जेल में चले गए, सब कुछ अच्छा हो गया, ठीक है, बहुत अच्छा, मैं खुश हूँ, लॉ एंड ऑर्डर बनना चाहिए, लेकिन आपकी एक जाति विशेष देख के जो है ना, आप जो है उनकी तरफ तो आपका बुलडोजर नहीं मूव करता। लेकिन अब ठीक है, अगर कोई अपराधी है तो उसके ऊपर चलना चाहिए, लेकिन निर्दोषों को तो आपने इसका मिसयूज भी किया इस कानून का। कोरोना काल में दिक्कतें आई, कोरोना काल में दिक्कतें जरूर आई, लेकिन प्रयागराज के गंगा घाट किनारे बहती लाशें और जो जमीन बालू में दफन लाशें थी ना, वो आज भी सवाल पूछती हैं, साहब किसकी लाशें थी, वो आपसे पूछती हैं, जनता इसका जवाब मांगेगी। आपने कहा था कि जो अच्छा, एक बात बताएं योगेश, आप एक बात, 2017 में आपकी सरकार क्यों चली गई? कभी सोचा आपने, इंट्रोस्पेक्ट किया, आत्ममंथन किया कि क्यों हमारी सरकार गई? हमें कुछ कमी रह गई, हमने 5 साल जनता की सेवा की, जनता को बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रहा था, आप में कमी रह गई। सुनिए, आप में जो कमी रह गई, क्या उस कमी को आप लोगों ने पूरा किया? जी, हम 5 साल जनता के बीच में रह के मेहनत कर रहे हैं, अपन जिसका चुनाव परिणाम पंचायत राज चुनाव में मिला। अब हम उसी अपनी परिश्रम का अपना पारिश्रमिक मांगने आए हैं। कहते हैं ना, मजदूर का पसीना उसकी मजदूरी सूखने से पहले दे देनी चाहिए। हम जनता के बीच में साहब कि अब हम अपनी मजदूरी मांगने आए हैं, आपका जो निर्णय होगा हमें सर्वमान्य है। हम जो है अपने काम का, हम जनता के बीच में सेवा की, 5 साल हमारे प्रत्याशियों ने सेवा की, हमारे कार्यकर्ताओं ने सेवा की। क्या सेवा की भाई साहब, जरा बताइए, क्या सेवा की आप लोग? सबसे एक मिनट रुके, मैं पूछ रहा हूँ, सेवा आप लोगों ने की है कि जब कोरोना आया, कोरोना की वैक्सीन लॉन्च हुई, तो आप लोगों ने अफवाह फैलाया, उस पर अफवाह फैलाया ना आप लोग कि बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, लोगों को आपने हतोत्साहित करने की कोशिश की। आप कह रहे हैं कि बहुत बेहतर काम किया हम लोगों ने। सुनिए, कोरोना एक आपातकाल था, सर्वदल उसमें हम एक हुए, हमने कहा कब हुए आप लोग, कब हुए सर्वदल, कब हुए? एकदम एक हुए। चोरी जाकर के चोरी मुलायम सिंह यादव जाकर के वैक्सीन दे रहे थे, फिर किस तरह हम लोगों ने तस्वीरें बाहर निकाला, तब पता चला कि अच्छा है तो वैक्सीन ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने वैक्सीन लिया नहीं लिया अभी तक पता नहीं है किसी को। कोरोना जैसे आपातकाल में सारे दल जो है योगी जी के साथ थे, योगी जी के हर निर्णय के साथ थे, योगी जी का जो निर्णय था। तो ये मुझे थोड़ा सा ये बताया ना कि क्या इसके बाद क्या हुआ, कुछ तो पता नहीं चला ना। इसके बाद आप लोग सीधे आ गए कि नहीं वैक्सीन को लेकर अभी भी कुछ सर्टेन बयानबाजी नहीं होती है। हर चीज पर प्रॉब्लम हो सकती है सरकार से, कोई डाउट नहीं है, आप लोग विपक्ष में हैं, लेकिन जहां पर देश की सुरक्षा की बात आ जाए, देश पर आपातकाल की बात आ जाए, वहां पर तो विपक्ष से उम्मीद होनी चाहिए ना योगेश। सारे अच्छा, एक बात मुझे और बताएं, ठीक है, मैं समझ गया, इसका जवाब नहीं होगा। मुझे एक बात बताएं,
5 साल आपको दिया गया योगेश, 5 साल, सुनिए 5 साल दिया गया आपको, है ना। 17 में आपकी सरकार चली गई। मुझे याद है, मैं तो बहुत समय से चुनाव कवर कर रहा हूं, 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार आई, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि यंग है, युवक है, अच्छा काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे। शुरुआत में उन्होंने किया भी, साल 1.5 साल तक बहुत बेहतर रहा। 2 साल के बाद कभी चाचा आ रहे हैं, कभी भतीजा की बयानबाजी, कभी, है ना, पिताजी कुछ बोल रहे हैं, और इतना संघर्ष अंदर अंदर बढ़ गया था समाजवादी पार्टी के अंदर कि 17 तक आते आते पूरी दुनिया के लोगों ने देख लिया कि अखिलेश यादव कैसे हैं, शिवपाल यादव कैसे हैं, मुलायम सिंह यादव कैसे हैं, पूरा समाजवादी पार्टी का कुनबा कैसा है, और 5 साल में विकास कहां पर हुआ, पूरा देखा ना लोगों ने, तभी तो चले गए आप लोग, सरकार आई नहीं। अब 5 साल इसके बाद मिला आप लोग को, 5 साल में आप लोगों ने छवि ठीक किया, जो छवि आप लोगों के ऊपर बनी थी, गुंडों की सरकार थी, गुंडा राज बढ़ाता था, माफियों की सरकार थी, ये सब छवि ठीक किया या नहीं किया, बताइए जरा, बताइए। अगर जनता हमें चुन के भेज देगी तो समझ लीजिएगा कि छवि सही होगी, अगर जनता हमें नकार देगी तो समझिए ये क्या जवाब हुआ, ये क्या जवाब? अरे हमने सेवा की है सर, हम जनता के बीच में रहे। हम जब कोरोना काल में सेवा करने गए थे जनता की, तो यही सरकार थी जिसने हमारे कार्यकर्ताओं जनता मुख्तार अंसारी को भी चुन करके भेज देती है भाई साहब, जनता अतीक अहमद को चुन करके भेज देती है ना, जनता जो मुहर लगा देती है ना, उस पर भी कभी कभी बहुत हैरानी होती है कि अतीक अहमद जैसे लोगों को नेता बना के भेज देती है, मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को नेता बना के भेज देती है। तो ऐसा बात ना करें कि जनता जो कर देगी समझिए सब बेहतर है, ऐसे थोड़े, अरे साहब ब्रजेश सिंह माफिया लेके घूम रहे हैं बगल में, राजनीति अंदाज से थोड़ी किया जाता है। योगेश 2 लोग हैं तो एक प्रदीप जी के पास आ रहे हैं, प्रदीप जी के पास आ रहे हैं। प्रदीप जी एक बात बताइए, प्रदीप जी एक बात बताइए, मैं फिर से पूछ रहा हूँ सवाल, ये सवाल मैं बहुत बार पूछता हूँ लोगों से, ये इस बार की जो परीक्षा है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए, इस बार की परीक्षा आप लोग पास करेंगे या फिर फेल कर जाएंगे आप लोग? जवाब देने का मौका दीजिएगा, और हम चाहें, हमें उम्मीद है कि आप हमें इंटरप्ट नहीं करेंगे, ठीक है? पूरा जवाब आ जाना दीजिए। अभी आपके एक डॉक्टर साहब जो आपके विश्लेषक हैं वो बैठे हुए थे, उन्होंने तमाम बातें कही। अब आपने कांग्रेस के कामों पे सवाल खड़ा कि हमने कोरोना काल में हमने कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारी अपराधी विधायक के खिलाफ हमने पीड़िता के लिए संघर्ष करते हुए हमने पूरे प्रदेश में, चाहे वो कुलदीप सेंगर का मामला रहा हो, चाहे चिन्मयानंद का मामला रहा हो, चाहे किसानों का मामला रहा हो, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे किसानों के सीने पे गाड़ी चढ़ाने का मामला रहा हो, चाहे तारापुरी की गिरफ्तारी रही हो, कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पे रही है। अब कोरोना काल पे जब बात कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी की तमाम उपलब्धियां तमाम आपके विश्लेषकों द्वारा बताई गई। ये वही सरकार है जिससे हमने कोई आरोप नहीं लगाए, ये उच्च न्यायालय इलाहाबाद का आरोप है कि ऑक्सीजन से कमी से मौतें किसी नरसंहार से कम नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का आरोप नहीं है, ये उच्च न्यायालय इलाहाबाद का आरोप है। कोरोना काल के समय प्रदेश की व्यवस्था को देखकर लगता है कि यह सब कुछ राम भरोसे चल रहा है। ये हाईकोर्ट ने कहा, ये टिप्पणी हाईकोर्ट की है, सुनिए पार्टी की नहीं है, प्रियंका गांधी की नहीं है, राहुल गांधी। अब सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए। अब आप पूरी बात आ जाती है तो मैं पंजाब में कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी, लोगों को भगाया जा रहा था। सुन लीजिए भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, आप मेरी बात आ जाने दीजिए, फिर आप सवाल कर लीजिए। सुनिए एक मिनट प्रदीप जी, आप बिल्कुल मर्यादा में रह के बात किया करो, ठीक है? आप मर्यादा में रह के बात किया करो। अगर आपको दिक्कत है तो बोल सकते हैं, लेकिन ये है ना, ये आरोप लगाना ठीक नहीं है। हमें चैनल पे भारतीय जनता पार्टी की कमजोर का सवाल करके जवाब नहीं देना था। आप अगर जवाब सुनना चाहने की क्षमता आपके अंदर है, कान के पर्दे नहीं पड़ रहे, तो आप जवाब सुन लीजिए। आप सुनिए, आप जवाब रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की टेस्टिंग व्यवस्था की घटिया थी कि 100 कोरोना मामलों में मात्र 1 मामले पकड़ पा रही थी। ये हमारी रिपोर्ट है, इसी सर्वे में 16 करोड़ सक्रिय केस उत्तर प्रदेश में थे। ये सर्वे प्रदीप जी, ये कांग्रेस के प्रवक्ता उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग हैं या कांग्रेस के नेता, इनकी बात उत्तर प्रदेश की जनता क्यों नहीं समझ पाती है? जो मुझे आप समझाने की कोशिश कर रहे हो,
ये उत्तर प्रदेश की जनता 32 साल से क्यों नहीं समझ रही है? आप मेरा जवाब जनता में पहुंचने नहीं देना चाह रहे हैं। आप जवाब सुनिए, आपने सवाल किया है, अगर धैर्य और साहस हो तो जवाब सुन लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 9 लाख मौतें हुई है, ये वही प्रदेश है जहाँ गंगा में हमने कैसी लाशें देखी है। ये वही प्रदेश है जहाँ रामनामी कुत्ते नोचते हमने देखे हैं। ये सवाल है, इन सवालों का जवाब कौन देगा? नहीं, मेरा ये सवाल है कि यही बात समाजवादी पार्टी भी करती है, यही बात कांग्रेस भी करती है, तो कांग्रेस की बात को जनता समझ नहीं क्यों नहीं पाती? राहुल गांधी भी आके कह के चले जाते, नहीं समझ में आती। प्रियंका गांधी कहते, नहीं समझ में आती। और प्रदीप जी को लगता है कि एंकर बोलने नहीं दे रहा है ना, क्योंकि एंकर बीजेपी को फेवर करता है। एंकर को ही गाली दे दो। आप बात आने नहीं देना चाहते, आपको डर लगता है तो भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल जाएगी। आप नहीं आने देना, आप बता रहे हैं 32 साल से आपकी पोल खुल रही है भाई साहब। आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। गिरेबान में तो आप 32 साल से जो पार्टी फेल हो, बार बार मैट्रिक की परीक्षा देते है ना, वो भी नहीं पा रहा है। देखिए, बार बार मैट्रिक की परीक्षा दे रहा है, फेल कर रहा है। कौशल जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जब इतनी ही बात जनता के बीच में जाकर करें, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो असर होगा। पत्रकारों को गालियां दे करके अपनी बात को कहलवाने की पता नहीं क्या मजबूरी है इनकी, मुझे समझ में नहीं आता है। आपने युवाओं को छलने का काम किया। डॉक्टर कौशल, जरा इनको काउंटर कीजिए। आपसे मैं जो सवाल उठा रहे हैं आपके ऊपर काउंटर कीजिए। अगर सवाल आपसे किया है तो आपने लाठियां चलाई तो मैं बोलूं, आप आज तक कांग्रेस पार्टी अपना स्थायी अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाई, वो प्रदेश को मिनिस्टर क्या सकी। अभी तक इन्हें ये ही पता कि इनका चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है। इतने सालों से ये आप करीब 32 साल हो गए हैं, प्रदेश जनता ने कांग्रेस को एकदम दरकिनार कर रखा है। भारत में कांग्रेस भारत की स्थापना हो रही है तो कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस केवल डिवाइड एंड रूल की। चुप रहिए प्रदीप जी, चुप रहिए भाई साहब। पिछली बार 7 सीट आया था, अरे पिछली बार 7 सीटों पर लुढ़क गए थे। अरे जनता को है ना, इस बार कोशिश कीजिए कि 7 का 70 हो, तब मानेंगे कि प्रदीप जी ने जो बातें यहाँ पर कह के है ना जो गए, वो उसमें दम था। 7 से 70 करके दिखाइए। ये मैं जनता की हैसियत से बोल रहा हूँ, पत्रकार की हैसियत से नहीं। पत्रकार वाली लैंग्वेज और उसके शब्द आपको बड़े कड़े लगते हैं, उस पर तो आप बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हो। थोड़ी देर के बाद बाल सब नोचने लगो कि ऐसा सवाल क्यों पूछ दिया उसने। गौरी शंकर, चुप हो जाइए भाई साहब, चुप हो जाइए। एनर्जी बचाने की जरूरत नहीं है, वैसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, लेकिन चुप हो जाइए। एनर्जी बचाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैं तो कह रहा हूँ 7 के बाद 70 लाके दिखाइए, तब माना जाएगा कि प्रदीप जी ने कुछ दम वाली बात की। कौशल जी बताइए। मैं इनको क्या जवाब दूं, ये तो सत्ता में ही नहीं रहे हैं 30 साल से। इनकी कोई, ये कांग्रेस मुक्त भारत का पार्ट बने हैं और देखिएगा इनको कुछ नहीं हो सकता। मैं पिछली सरकार से जो डेटा एंड फैक्ट की बात करता हूँ, आप ये देखिए, अगर हम अपराध की बात करें तो आपको याद होगा 2013 का दुर्गा नागपाल वाला केस, जब खनन माफिया के अगेंस्ट कार्रवाई की थी तो क्या हुआ था। आधा मिनट सर, 2013 में ही करीब 800 से ज्यादा दंगे हुए थे, 43 लोग मारे गए थे। मुजफ्फरनगर का दंगा उसी समय हुआ था। आप ये देखिए, आप राम वृक्ष यादव को भूले नहीं होंगे, जिनकी पर्सनल आर्मी ने करीब 24 पुलिस वालों की हत्या की थी। ज्यादा दिन मथुरा की बात है। आप ये समझिए कि अखिलेश की सरकार में 5 सालों में पुलिस पर करीब 1000 से ज्यादा अटैक हुए हैं। आपको वो भी याद होगा कुछ दिन पहले अखिलेश यादव क्या बोले थे, पुलिस ये तरीका होता है। चुप हो जाइए भाई साहब, चुप हो जाइए, हो गया। कानून व्यवस्था को स्टेबल करने वाले पुलिस वाले को अपने घुटनों पे बिठाना, फोटो आपने देखा होगा। 2014 में करीब 700 के आसपास दंगे हुए थे। 2015 में 750 दंगे हुए। 2016 में ये समझ लीजिए कि 10,000 दलितों के खिलाफ अपराध किए हुए। बुंदेलखंड का गैंग रेप 2016 हुआ था, जो 12 लोगों कार में जाकर बेटे के साथ रेप किया था। तो ये आप ये देखिए, और कितना बताऊं, देवबंद में 40 हिंदू परिवारों ने मुसलमानों से प्रताड़ित। थोड़ा समय खत्म हो रहा है सर, मैं अंजलि जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। अंजलि जी एक बात बताएं, प्रदीप जी
मारा, कल के बुरा उसका घर फूंक दिया। प्रदीप जी एक मिनट भाई साहब, आपका टर्न खत्म हो गया। प्रदीप जी एक मिनट भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, फिर जाते जाते कुछ सलाह दे दूंगा, फिर आपको बहुत है ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप बोले जा रहे हैं भाई, फिर परेशान हो जाओगे। ऐसा क्यों बोला? मैं सलाह देना नहीं चाह रहा हूँ आपको। मुझे लगता है इतने बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के अंदर है, मेरी क्या सलाह की जरूरत है। अंजनी जी एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है इस वक्त जो समीकरण बने हुए हैं, किसी भी पार्टी के लिए चीजें आसान नहीं है। समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से जोर लगा करके बैठी हुई है, और मुख्य मुकाबला जो इस वक्त है ना, समाजवादी पार्टी बीजेपी में बनी हुई है। इसके बावजूद मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का जो चुनाव होने जा रहा है, ये बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम है सत्ता तक पहुंचने के लिए। बताइए सर, 1 मिनट का टाइम है सर। जी, इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के 6 मंत्री, लगभग आधा दर्जन मंत्री चुनाव मैदान में हैं। हाँ। इसलिए उनकी प्रतिष्ठा का भी विषय है, और चुनाव ये नहीं कहा जा सकता कि किसके पक्ष में जा रहा है, किसके कौन बहुमत पा रहा है, जब तक कि मतगणना ना हो जाए। लेकिन कांटे की टक्कर है। मैं फिर यही कहूंगा कि मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं, किसी दल का प्रवक्ता नहीं, लेकिन जितने भी लोग कह रहे हैं, अभी कांग्रेस के भाई कह रहे थे, उनको तो कहीं राजनीतिक परिदृश्य में है ही नहीं है। जब पूरे साल आपने होमवर्क ही नहीं किया तो आप गिनाएंगे क्या? आप कहीं दिखे ही नहीं। तो लेकिन जो समीकरण है सपा का, बसपा का, सभी के जो है, ऐसा नहीं कि जीरो पे चले जाएंगे, सभी की सीटें निकलेंगी। बसपा भी लड़ रही है, मॉडल भी लड़ रही है, और नेपथ्य में है, लेकिन उसका भी परिणाम सामने आएगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है अब तक विश्लेषण के हिसाब से, वो भारतीय जनता पार्टी आगे चलती दिखाई दे रही है। बाकी न भविष्यवक्ता हूं मैं, सिर्फ राजनीतिक विश्लेषण और गणित के आधार पर बिल्कुल सर, आपसे बात कर रहा हूं। चलिए, यहाँ पर आप सभी आए, आप यहाँ पर आए, वक्त निकाले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।